cesarean delivery. I always prefer a woman to have a vaginal delivery. ये तो सोसाइटी का टैबू है ही कि कुछ भी होता है तो फीमेल को ब्लेम करना सबसे आसान होता है. बट समय हमारी शादी जल्दी हो जाती थी. I was married when I was just 22 and I had my first child when I was in final year. और जब तक वो अपना फैमिली डिसाइड करती तब तक कई बार लेट हो गया रहता है. ऑफकोर्स पहला सिजेरियन करने के बाद वो पेशेंट से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है. आई वेंट टू सो मेनी गायनेकोलॉजिस्ट कि मेरा इलेक्टिव सिजेरियन 2 हफ्ता पहले कर दो. टीनेज या एडोलेसेंट में मल्टीपल सेक्स पार्टनर लिविंग ये सब बहुत ही आम बात हो गया इंडिया में. कई कपल के हस्बैंड विदेश में रहते हैं तो उनका है कि जब वो वहाँ से आए तो मुझे इसी साइकिल में बच्चा चाहिए. तो कई बार इन लोग दूसरी शादी या तीसरी शादी कर रहे हैं या इवन इफ लेट डिवोर्सी है, विडो है, जिनकी लेट मैरिज हो रही है, बाद में शादी कर रहे हैं. रिसेंट स्टडीज में ये देखा गया है कि जैसे कि आजकल फ़ोन का यूजेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो इसके रेडिएशन के कारण जो स्पर्म काउंट है मैन में वो बहुत ज़्यादा घट रहे हैं. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, ये बिल्कुल सही है. अभी बहुत सारे रिसेंट एविडेंसेस इस फेवर में और बहुत सारे रिसर्च वर्क इस पर चल रहा है कि जो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, एक्सेसिव यूज ऑफ इवन लैपटॉप, दे ऑल irradiate some kind of irradiation. और बिकॉज मेल में टेस्टिस इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी. टेम्परेचर उन्हें 2 डिग्री कम चाहिए, इसलिए भगवान ने कुदरत ने ही ऐसा बनाया है कि टेस्टिस हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके बाहर है. तो स्पेशली टेस्टिस उससे अफेक्ट होता है और अभी ऑनगोइंग रिसर्च इस पर चल रहे हैं. तो ये ज़रूर है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फीमेल्स में भी ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो स्मोकिंग कल्चर बढ़ रहा है या ड्रिंक या बहुत तरह का ड्रग एब्यूज हो रहा है तो उसके कारण से भी ओवम का प्रोडक्शन में इफेक्ट होता है. जब हम बात कर रहे थे कि क्या कॉज है फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ने की, सब फर्टिलिटी के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये भी एक फैक्टर है. वुमेन न सिर्फ करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पढ़ लिख रही है, बट ये जो आई शुड नॉट से कि फेमिनिज्म का जो कल्चर आ रहा है, जेंडर इक्वालिटी, ऑफकोर्स जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, बट ये जो स्मोकिंग कल्चर और ड्रिंक कल्चर, ड्रग एब्यूज़, ये फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट इसलिए करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो स्मोक कर रही है, अल्कोहल ले रही है तो वो बच्चे पे इफेक्ट करता है. और ऑफकोर्स उसको कंसीव करने में तो मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम तो करता ही है. सब फर्टिलिटी का कॉज वो भी है. अब स्मोक नहीं करना है ये मना तो कोई नहीं कर सकता, बट जब उनको हम ये काउंसिल करेंगे कि ये तुम्हारे फर्टिलिटी का कॉज हो सकता है, तुम्हारे बच्चे पे इफेक्ट करता है. मैंने देखा अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम कुछ भी ये बोल के समझाएं कि तुम्हारे बच्चे पे असर करेगा तो वो तुरंत उसके लिए सेंसिटिव होती है. डेफिनेटली दे विल स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये तो फीमेल को खुद डिसाइड करना है. इनफर्टिलिटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर या बोथ? एक्चुअली पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि जो ये वर्ड है इनफर्टिलिटी, ये बहुत ही क्रूड वर्ड है. तो आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं सब फर्टिलिटी वर्ड यूज़ करना, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो सब फर्टिलिटी है वो एक कपल का प्रॉब्लम है. और ऑफकोर्स ये कपल का प्रॉब्लम है, मतलब इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हैं. अगर हम डेटा के हिसाब से जाएँ तो फीमेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं करीब 30 से 40% केसेज ऑफ सब फर्टिलिटी के लिए. मेल फैक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, 30 to 40%. 10 to 15% में दोनों ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और बाकी 10 से 15% में दोनों ही कपल की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मलिटी नहीं आती तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं. सो दोनों ही फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. मैम इंडिया में एक्चुअली जनरली देखा जाता है अगर कोई भी इनफर्टाइल कपल है तो मैक्सिमम केसेस में लोग जो है फीमेल पार्टनर को है ना उसका कल्प्रिट मानते हैं. उसमें मेंटल ट्रॉमा होता है, फैमिली प्रेशर भी बहुत तरह का बनता है. तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो सोसाइटी का टैबू है ही कि कुछ भी होता है तो फीमेल को ब्लेम करना सबसे आसान होता है. पर जैसा मैंने आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में ही बताया कि मेल और फीमेल कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है, 30 से 40%. तो इसलिए फीमेल को ब्लेम करना और मेंटल ट्रॉमा देना सही नहीं है. मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. फैमिली को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए कि सब फर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ये देखा गया है कि इंडिया में जो इनफर्टिलिटी का रेट है वो बढ़ते जाता है. तो मैम इससे मतलब कि क्या इफेक्ट आएगा? एक्चुअली सब फर्टिलिटी का इंसिडेंस जो बढ़ रहा है उसके बहुत सारे बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही हैं. आज की लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो इस वजह से उनकी शादी लेट होती है. तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे कि जो अंडा बनता है
फीमेल के बॉडी में, वो जैसे जैसे एज बढ़ता है, स्पेशली 35 ईयर्स के बाद एज का जो क्वालिटी होता है अंडे का, वो धीरे धीरे क्वालिटी तो खराब होता है, क्वांटिटी भी घटते जाता है। तो ये तो एक मुख्य कारण है, इंक्रीजिंग एज ऑफ द मैरिज। फिर कैरियर ओरिएंटेड वुमेन, मैरिज हो भी जाता है तो दे वोंट हैव टू चिल्ड्रन, कि उन्हें अभी करियर पे फोकस करना है, और जब तक वो अपना फैमिली डिसाइड करती तब तक कई बार लेट हो गया रहता है। तो फिर उन्हें बाकी मेथड ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक की तरफ जाना पड़ता है, नेचुरल कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी सोसाइटी में जो टीनेज या एडोलेसेंट में मल्टीपल सेक्स पार्टनर लिविंग, ये सब बहुत ही आम बात हो गया इंडिया में भी, लाइक वी आर मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। तो उसकी वजह से व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यू आर नॉट यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सब फर्टिलिटी का। फीमेल में तो है ही, क्योंकि एक इंसिडेंस भी अगर होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या PID, तो उसे ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है, परमानेंट ब्लॉक। तो उसमें तो फिर ART ही एक सोल्यूशन होता है इसके ट्रीटमेंट का। और फिर मेल में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आ सकता है। सो यही मेन कॉज है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस, इंक्रीजिंग एज, कैरियर ओरिएंटेड विमेन, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो आइडियल जो एज है मैरिज का या चाइल्ड बर्थ का, वो क्या होना चाहिए ताकि मदर और चाइल्ड दोनों हेल्दी रहे? मदर के लिए जो आइडियल चाइल्ड बियरिंग एज है, ऑफ कोर्स मैरिज 21 ईयर्स से ऊपर ही करना चाहिए। तो एनीथिंग बिटवीन 21 to 35 ईयर्स आई थिंक इज ओके। और आजकल तो फर्टिलिटी का काफ़ी लेट चाइल्ड कंसेप्शन हो रहा है, 40 ईयर्स तक भी लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं। बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि 35 से पहले इफ़ यू हैव अ चाइल्ड। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, तो वो लेट मैरिज प्रेफर करते हैं। तो बहुत कोई है कि क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसमें करवाते हैं, या स्पर्म प्रिजर्वेशन, oocyte प्रिजर्वेशन, तो उसका इफेक्ट क्या आता है? वो अभी अभी बहुत लोग उस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं कि चलो मुझे बाद में शादी करना है, तो लोग अपना ओवम प्रिजर्व कर देते हैं, जैसे फीमेल लोग अपना ओवम प्रिजर्व कर देती है, और कपल लोग भी एम्ब्रायो अपना प्रिजर्व करके रख देते हैं। उसके लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है कि उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं मानती हूँ कि जो नेचुरल मेथड है उससे बढ़ के कुछ हो सकता है, बिकॉज नेचर इज ऑलवेज द बेस्ट। मैम कुछ मिथ्स हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के रिगार्डिंग जो आप आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले एक मिथ है कि इफ अ फीमेल इज टेकिंग OCPs फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इट विल लीड टू रिडक्शन इन हर फर्टिलिटी। ये बहुत ही बड़ा मतलब ये एक्चुअली मिथ ही है, ये सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम OPD में फीमेल को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कर रहे होते, गोली लेने बोलते हैं, तो कई बार वो पूछती नहीं मैडम इससे तो मेरा फर्टिलिटी मैं फिर दोबारा गर्भ धारण कर पाऊंगी कि नहीं, या अगर न्यूली मैरिड कपल है तो वो यही मिथ लेके आते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने प्रेगनेंसी को प्लान करने का, और इससे फ्यूचर फर्टिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जैसे ही पिल स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट साइकिल में ही आपका ओव्यूलेशन रिस्टोर हो जाता है। मैम मेंस के लिए भी एक मिथ है कि इफ अ मैन कैन इजैकुलेट देन ही इज फर्टाइल। हाँ, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर इजैकुलेशन हो रहा है तो फर्टाइल है, बट उसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली जो सीमेन है उसमें जो जिसको हम लोग आमतौर पर हम लोग ये बताते हैं कि आदमी में कीटाणु नहीं, एक्चुअली वो स्पर्म है, क्योंकि वो मोबाइल होता है तो हम लोग उस तरह से समझाते हैं शुक्राणु, भाई कई बार लोग नहीं समझते हैं हिंदी वर्ड शुक्राणु है, तो वो हो सकता है कि वो फ्लूइड है सिर्फ जो कि बाकी सब जगह से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो शुक्राणु स्पर्म्स चाहिए फर्टिलिटी के लिए वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो इजैकुलेट कर रहा है वो इनफर्टाइल है। और इसका अगर विपरीत हम देखें तो ये भी एक मिथ है कि अगर कोई मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो इनफर्टाइल है, मतलब वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, बट उसके सीमेन में स्पर्म्स नॉर्मल तरीके से हो सकता है। अगर कोई सब फर्टाइल कपल आपके पास आता है तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस व्हाइल काउंसलिंग? या अगर मतलब कि रूरल बैकग्राउंड का है तब क्या चैलेंजेस होंगे, या अर्बन बैकग्राउंड का है तब क्या चैलेंजेस होते हैं? एक्चुअली हाँ, दोनों का काउंसलिंग में थोड़ा तो डिफरेंस होता है, बिकॉज जो अर्बन वाले लोग हैं जो लेट मैरिज ऑलरेडी लाइफस्टाइल फैक्टर्स उनके साथ है, वो लोग नेट वेट पूरा सर्च करके आते हैं, तो दे नो, दे अंडरस्टैंड
कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दे नो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टाइल पीरियड क्या होता है, तो उन्हें काउंसिल करना हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है बिकॉज उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है और कई बार ये नॉलेज गलत भी होता है, जैसे आपने मिथ की बात की, वो मिथ उनके साथ भी होता है। तो लेकिन उनको जब हम काउंसिल करते हैं तो हमें ये बैकग्राउंड जो नॉलेज वाला चीज़ है मोस्टली उनके पास रहता है और जो उनको गलत पता होता है वो हम सही तरीके से बता देते हैं और जो उपाय है उसके लिए जो उनके लिए कॉस्ट एक प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और लड़कियाँ भी होती हैं तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो ऑफकोर्स उन लोगों का कहना है कि कुछ भी करो बट मुझे तुरंत बच्चा चाहिए बिकॉज दे वांट टू टाइम देयर प्रेगनेंसी इवन इफ दे आर नॉट इनफर्टाइल, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके। तो एक आजकल ये नया ट्रेंड है कि जो ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, जिसको कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, तो वो प्रेगनेंसी को टाइम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इवन तो वो सब फर्टाइल नहीं है। मेल जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, फीमेल में भी सब कुछ नॉर्मल है, बट चूंकि उनके पास टाइम नहीं कि वो नेचुरल कंसेप्शन के लिए वेट करें 2-3 साइकिल उन्हें लगता है, तो वो बस चाहते हैं कि इस महीने मेरे पास टाइम है तो मैं इस महीने कर लूँ। कई कपल के हस्बैंड विदेश में रहते हैं तो उनका है कि जब वो वहाँ से आए तो मुझे इसी साइकिल में बच्चा चाहिए, तो उसका मतलब ART का यूज़ इसलिए भी हो रहा है, इसलिए इतने टेस्टिंग बेबी सेंटर, IVF सेंटर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को अपना टेस्टिंग सेंटर या फिर IVF सेंटर बनने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके ये सभी रीज़न है। और जब रूरल पॉपुलेशन से आते हैं, ऑफकोर्स झारखंड में मैंने देखा है कि रूरल एरियाज में भी चूँकि यहाँ पे मल्टीपल मैरिज अलाउड है, यहाँ के जो भी इनका रिचुअल्स है, तो कई बार इन लोग दूसरी शादी या तीसरी शादी कर रहे हैं, या इवन इफ लेट डिवोर्सी है, विडो है, जिनकी लेट मैरिज हो रही है, बाद में शादी कर रहे हैं, तो उन लोग आते हैं तो उनको ऑफकोर्स बैकग्राउंड नॉलेज हमें बताना पड़ता है कि आपका अंडा सही ढंग से नहीं बन रहा है तो आपको ओवम डोनेशन दूसरे से अंडा लेना पड़ सकता है, आपके हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है तो आपको दूसरे का सीमेन लेना पड़ सकता है। ऑफकोर्स ये सारा चीज़ थोड़ा यही सब इशू है सर। और ऑफकोर्स जब हम रूरल पॉपुलेशन को काउंसिल करते हैं तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव मेथड की तरफ जाना पड़ता है। Being a gynecologist, what was your experience when you had your first delivery or you have done a C-section, successful C-section? आई थिंक फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन तो मैंने PG के समय किया होगा, जब मैं पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने MS गायनी से किया है। तो एक्चुअली हम लोग जब जाते थे तो फर्स्ट ईयर में ही 6 महीने के बाद अब सिजेरियन करने मिल जाता था। तो ऑफकोर्स पहला सिजेरियन करने के बाद वो पेशेंट से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अभी तो मुझे याद नहीं कि मैंने किसका किया था, क्योंकि पहला सिजेरियन सेक्शन ऑलवेज किसी सीनियर के गाइडेंस में किया जाता है। बट ऑफकोर्स जब मैंने MD करके मैंने रेलवेज ज्वाइन किया था, वहाँ पे जो मैंने पहला सिजेरियन सेक्शन किया था, इनफैक्ट फर्स्ट डिलीवरी जो मैंने कराया था, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, आई ऑलवेज प्रेफर्ड वुमेन टू हैव अ वजाइनल डिलीवरी। तो उस केस में मुझे याद है उसका बच्चा 3.9 किलो का था, फिर भी आई वॉज अ वेरी यंग वेरी एंथुसियास्टिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेश फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज। तो मैंने उसका था कि मुझे लगा कि उसका रास्ता पेल्विस अच्छा है तो उसकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, और मैंने उसकी वजाइनल डिलीवरी कराई। ऑफकोर्स मुझे इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ा था फॉरसेप्स, बट बाद में वो पेशेंट भी बहुत, पेशेंट नहीं बोलेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन को भी को कॉल करें पेशेंट, बिकॉज इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चीज़। वो लड़की बहुत ही हैप्पी थी और उसने बाद में मुझे धन्यवाद दिया, सी थैंक मी अलॉट कि आपने मेरा वजाइनल डिलीवरी करा दिया। एंड एक्चुअली हमारे ज़माने में एक्चुअली पटना मेडिकल कॉलेज में सेशन बहुत लेट चलता था, उस समय हमारी शादी जल्दी हो जाती थी। आई वॉज मैरिड व्हेन आई वॉज जस्ट 22 एंड आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड व्हेन आई वॉज इन फाइनल ईयर। और वो मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था, हैड अ वजाइनल डिलीवरी, बिकॉज उस समय में, और मेरी जो डिलीवरी का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था वो हमारे फाइनल ईयर, मेरी शादी फाइनल ईयर में हो गई थी एंड सेम ईयर आई बिकेम प्रेग्नेंट। सो मेरा जो EDD था दैट वाज बिटवीन मेडिसिन 1 एंड मेडिसिन 2। आई वेंट टू सो मेनी गायनेकोलॉजिस्ट कि मेरा इलेक्टिव सिजेरियन 2 हफ्ता पहले कर दो बिकॉज आई हैव टू टेक एग्जाम, बट नन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट एग्रीड टू इट एंड आई थैंक देम। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एट दिस पीरियड, आई रियली थैंक देम कि उन्होंने मेरा सिजेरियन नहीं किया था, बिकॉज अब मुझे समझ में आता है कि दिस वाज नॉट एथिकल, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन फेवर ऑफ वजाइनल डिलीवरी। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड माय बेबी after appearing in medicine paper 1, second day I got admitted. I had my labor induced and I had a vaginal delivery, and after 2 days with the big episiotomy stitch pain in my perineum, I took the medicine 2 exam. So my first child is known to whole of my batch. They know कि अर्चना की डिलीवरी
अर्चना के बच्चे अभी कितने बड़े होंगे एवरीबॉडी को Today you are so happy telling this story, but at that time it must be a huge it was trauma a for huge you. trauma whether I would be able to appear in my final exam, whether I will have to appear in supply. मुझे सप्ली लग जाएगा. I was a topper of my batch. और अगर मैं मेडिसिन 1 में अपीयर हो गई और मेडिसिन 2 नहीं दे पाती तो मैं सप्ली लिखती तो मेरा सप्ली लग जाता. वो मेरे करियर का बहुत बड़ा आई मीन हाँ मतलब एक टैबू होता मेरे लिए. But by God's grace, because I was honest to my studies and my family,